हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम करने वाले हैं वन शॉट में एक पूरा का पूरा अकाउंटिंग का चैप्टर जो क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो आप लोगों को अगर इसको पार्ट्स में देखना है तो आई बटन चेक कर लीजिए, वहां पे आपको सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और बहुत सारी डिटेल में चीजें हुई हैं, आज भी होंगी और आज भी हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और नए नए क्वेश्चंस करेंगे। तो एंड तक बने रहिए, पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है कि हमें रिकंस्टिट्यूशन समझना होता है, क्योंकि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक तरह का क्या है, एक तरह का रिकंस्टिट्यूशन है। तो सर ये रिकंस्टिट्यूशन क्या होता है? रिकंस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जो भी पार्टनरशिप के बीच, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है, जिसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, अगर उसके अंदर कोई भी फेरबदल होता है, चेंजेस आते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन। यानी पार्टनरशिप के एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में कोई भी चेंज आ जाना ही रिकंस्टिट्यूशन कहलाता है। अब किस वजह से चेंजेस आते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कि भाई ए और बी दो पार्टनर्स थे, उन्होंने सोचा कि भाई बिजनेस करेंगे, इन्होंने बिजनेस किया, कुछ सालों बाद उनको लगा कि भाई मैं ज्यादा मेहनत करता हूं, सामने वाला कम मेहनत करता है, तो भाई मेरे को तो ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। सामने वाले से बात हुई, दूसरे पार्टनर से बात हुई, तो उसको लगा कि हाँ बात तो ठीक है, तो भाई मैं ज्यादा मेहनत कर भी नहीं सकता, तू ज्यादा कर रहा है, तेरे को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा आज से, तो उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक क्लॉज होता है जो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होता है, अगर वो बदल जाता है दैट मीन्स के हमने अपने एग्रीमेंट को ही बदल दिया, तो ये रिकंस्टिट्यूशन की एक वजह बनती है। ऐसे ही कोई नया पार्टनर आ जाता है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर अगर होता है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में भी अब ए और बी है, ये सी को और एक नए पार्टनर को लेकर आ रहे हैं सी। अब अगर इसको लेकर आ रहे हैं तो अभी तक जो एग्रीमेंट है वो ए और बी के हिसाब से हो चुका है ना, तो अब नया एग्रीमेंट बनेगा, या फिर कहेंगे जो एग्रीमेंट है उसके अंदर चेंजेस होंगे और सी को भी साथ में जोड़ा जाएगा। तो ये क्या हुआ, फिर से एग्रीमेंट में चेंजेस आए। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाए या किसी की डेथ हो जाए, मान लो एक ही बात करते हैं, ये रिटायर हो गया, तो अब उस केस में भी क्या हो गया, अब एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट तो ए बी और सी के बीच में था, अब ए रिटायर हो गया, तो अब नया एग्रीमेंट बनेगा बी और सी के बीच में। और ऐसे ही एक और आता है हमारे सामने अमलगमेशन का टॉपिक, कि अमलगमेशन का मतलब है जब दो या दो से ज्यादा जो पार्टनरशिप फर्म में जुड़ेंगी तो उनको हम क्या बोलते हैं, अमलगमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फर्म। तो वहां पर भी एग्रीमेंट दो अलग अलग फर्म के जुड़ जाएंगे, यानी एक बड़ा एग्रीमेंट बनेगा, सिंपल सी बात है, या फिर नया एग्रीमेंट बनेगा। तो ये क्या है, रिकंस्टिट्यूशन के टाइप्स हैं या फिर कह लें एग्जाम्पल्स हैं। तो अभी तो फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ रहे हैं, और एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, एमलगमेशन आपके टॉपिक नहीं है आपका सिलेबस में। तो ये तीनों आगे के चैप्टर्स हैं। तो ये भी रिकंस्टिट्यूशन और ये सारे भी रिकंस्टिट्यूशन है। तो अगर हमने इस चैप्टर को अच्छे से समझा तो हम एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से उसकी अकाउंटिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये बेस बनने वाला आगे के चैप्टर्स के लिए, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इसके आगे पढ़ना। रिकंस्टिट्यूशन आपको समझा दिया गया है, लेकिन जब हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि किसी का फायदा और किसी का नुकसान होता है। तो कोई सेक्रीफाइस कर रहा है पार्टनर। देखो अगर मान लो पहले 100 रुपए प्रॉफिट होता था और बराबर बांटते थे, 50 रुपए और 50 रुपए, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 1:1 का रेशियो था। अब कह रहे हैं ये रेशियो चेंज करके 3:2 कर दो। तो अब 100 रुपए कैसे बांटे जाएंगे, 3:2 के हिसाब से 60 रुपए और 40 रुपए। बात समझ में आ रही है? दैट मीन्स कि जिसको पहले 50-50 मिलते थे, अब एक को 60 मिल रहे हैं और एक को 40 मिल रहे हैं, यानी एक ने 10 रुपए ज्यादा पाए और एक ने 10 रुपए खो दिए। तो गेन हुआ 10 रुपए का और सेक्रीफाइस भी क्या, 10 रुपए का। तो ऐसे ही अगर हम इन दोनों रेशियो को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो क्या होगा, एक पार्टनर सेक्रीफाइस करता हुआ दिखाई देगा और दूसरा पार्टनर गेन करता हुआ दिखाई देगा। तो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। इनके फॉर्मूले को अगर हम देखें तो सेक्रीफाइस तब होता है जब हमारा ओल्ड रेशियो ज्यादा होता है और न्यू रेशियो जो अब हमें मिल रहा है वो कम है। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो हमारा सेक्रीफाइस कहलाता है। ये रेशियो का, ये सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला है। गेनिंग रेशियो का अगर हम देखें फॉर्मूला, तो गेनिंग रेशियो का मतलब क्या है कि पहले मुझे कम मिलता था लेकिन आज की डेट में मेरा रेशियो पहले से ज्यादा है, पहले से ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो। तो आई होप ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन करके देख लेते ताकि अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। ए बी दो पार्टनर है, इक्वली पार्टनर है ये, यानी प्रॉफिट और शेयर, प्रॉफिट और लॉस इक्वली बांटते हैं। With the effect 1st April 2018 they agree to share profits in the ratio of 4:3।
तो इन्होंने क्या करा, अपने इक्वल रेशियो को, इक्वल मीन्स 1:1 को 4:3 में कन्वर्ट कर दिया। कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं कि गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो भी जिसका बनता है वो निकाल के दिखाओ। तो अब देखो ऐसा तो है नहीं कि हम क्या करेंगे, दोनों रेशियो के फॉर्मूला लगा देंगे, हम एक रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे और देखो कैसे वो चीजें होकर के सामने आती है। मैं सैक्रिफाइसिंग का लगाऊंगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब अगर हम बात करते हैं ए की, तो ए का क्या है, ओल्ड रेशियो भाई 1:2, यानी 1:1 का मतलब क्या है कि एक इसको मिलेगा और एक इसको मिलेगा, यानी दो थे तो एक एक दिया, 2 रुपए प्रॉफिट हो तो 1 रुपया मिल रहा है, तो 2 में से 1 मिल रहा है, यानी 1:2 न्यू रेशियो है। और ये देखेंगे 4 और 3 7, यानी 7 रुपए प्रॉफिट होगा तो 4 रुपए मिलेंगे ए को। समझ में आ रही है बात? तो एलसीएम क्या आया, 14 आया, ओके, और ये 7 हुआ और ये 8 हुआ। तो अब ध्यान से देखो कि यहां पर माइनस में आपका आंसर आ रहा है 1/14। तो माइनस मत लिखो, आप सीधे लिख दो कि हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया था लेकिन नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो सैक्रिफाइसिंग का उल्टा आ रहा है। सैक्रिफाइसिंग का उल्टा क्या होता है, गेन। तो ये 1/14 सैक्रिफाइस नहीं गेन है। तो जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाए और आपका आंसर नेगेटिव आए, दैट मीन्स का उसका अपोजिट हुआ है, ठीक है। अब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप गेनिंग का लगाते तो इसका गेन आ जाता लेकिन दूसरे का सैक्रिफाइस आता। सर दूसरे का सैक्रिफाइस आएगा? अरे बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर ये गेन कर रहा है दैट मीन्स कि उसने बी, पार्टनर बी जो है उसका ही तो क्या कहते हैं शेयर लिया है और इसने सैक्रिफाइस किया है। तो अब देखो इसका ओल्ड रेशियो 1/2 है और इसका न्यू रेशियो क्या बन रहा है 3/7। क्या 14 आया, ये 7 आया, यहाँ पे 6 आया, तो 1/14 और ये माइनस में नहीं है पॉजिटिव है, तो ये सैक्रिफाइसिंग है, ये सैक्रिफाइस हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन करते हैं। एक और क्वेश्चन ये आपके सामने है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप होमवर्क करेंगे और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिख करके दिखाएंगे, ठीक है। और उसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो चुका हूं आराम से। चलो भाई अब इसका आंसर आप करके दिखाएंगे। अब बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, कि भाई गुडविल पे भी इंपैक्ट पड़ता है। तो पहले तो सर ये बताओ क्यों पड़ता है। तो जब आपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर पढ़ा हो तो मैंने आपको बताया होगा कि अगर मान लो इस डेट पर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पीएसआर हो रहा है, तो अब जो हमें फ्यूचर में प्रॉफिट्स होने थे, फ्यूचर प्रॉफिट्स को हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। मैंने आपको गुडविल वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, गुडविल वाले चैप्टर में पढ़ाया है भाई। तो अगर आज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है दैट मींस के ये वाला जो चेंज रेशियो आया है वो आगे के प्रॉफिट्स को बांटने में हमारी मदद करेगा, दैट मींस इसका सीधा इंपैक्ट फ्यूचर पे हुआ है। तो इसलिए गुडविल के अंदर छेड़खानी हुई है, इसलिए आज उसका हिसाब करना पड़ेगा। अगर मान लो ए और बी पार्टनर हैं और कोई अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने के लिए तैयार हो रहा है, ये दोनों ही अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो इनमें से जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो सैक्रिफाइस करके रहा है, फ्यूचर का प्रॉफिट सैक्रिफाइस कर रहा है, तो कुछ तो उसको वापस मिलना चाहिए, तभी तो वो सैक्रिफाइस करेगा। अगर मैं बोलूँ कि भाई आप अपना मोबाइल मुझे दे दो, आप बोलोगे हमें क्या मिलेगा उसके बदले, दैट मीन्स इफ समवन इज सैक्रिफाइसिंग तो वो उसके बदले में कुछ लेता भी है, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग की बात हो रही है, तो इसका मतलब समझ में आया आपको, समझ में आया कि हम जो भी करेंगे उसको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में बांटेंगे। चलो पहले देखते हैं, दो तरीके हैं। पहला मेथड है कि व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट खोल करके गुडविल को एडजस्ट करते हैं। तो अब ध्यान रखो, जो गेनिंग पार्टनर है उसने गेन किया, फ्यूचर में एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स अब उसको मिलेंगे, फ्यूचर में अब उसको ज्यादा प्रॉफिट्स मिला करेंगे, तो उसका जो कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट दोनों में से जो भी जिंदा है उसकी बात कर रहे हैं। तो भाई जो गेन कर रहा है उसके तो मजे ही मजे है। खोया किसने, खोया है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने, ठीक है। सैक्रिफाइस किसने करा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने। तो भाई अब गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। जैसे मान लो कि हमारी जो गुडविल थी वो मान लो 1,40,000 है, 1,40,000 है, और अभी हमने पिछला क्वेश्चन जो करा उसमें 1/14 क्या आ रहा है, 1/14 सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रहा है। दैट मीन्स कि पूरी गुडविल का 1/14वां हिस्सा,
14th जो पार्ट है वो सैक्रिफाइस हुआ, पूरी गुडविल सैक्रिफाइस नहीं हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि 10,000 रुपए का नुकसान हुआ है फ्यूचर में। बात समझ में आ रही है? 10,000 रुपए का नुकसान हुआ है फ्यूचर में। तो अब गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को 10,000 रुपए दे देगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए गेनिंग पार्टनर की कैपिटल कम होगी या करंट अकाउंट कम होगा, जिसलिए उसको हमने डेबिट किया है, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को वो पैसा मिल जाएगा, इसलिए उसकी कैपिटल या करंट अकाउंट इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से हमने उसको क्रेडिट किया है। ये तो एक तरीका हो गया। लेकिन सीबीएसई बोर्ड की अगर बात करें तो सीबीएसई बोर्ड ज्यादा वैल्यू देने लग गया है पिछले सेशन से। अगर हम देखें पिछली बार जो बच्चे पढ़ रहे थे तो उन बच्चों के लिए एक नोटिस सर्कुलेट किया गया था कि भाई आप ये वाला मेथड लगाना ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें बोल रहे हैं कि हम गुडविल अकाउंट ओपन करेंगे। तो भाई गुडविल अकाउंट ओपन करेंगे। अब ये जो गुडविल है ये बुक्स ऑफ अकाउंट में तो दिखाई नहीं गई है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, उसकी वैल्यू आज निकाली जा रही है। तो अगर ऐसा है तो हमें ये गुडविल ओपन कर रहे हैं ओनली फॉर एडजस्टिंग, कि हम उसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखा सके, बस हम इस गुडविल को एक्चुअल में दिखाना नहीं चाहते। तो फटाफट से रेज करो, रेज मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाओ और फटाफट से उसको राइट ऑफ कर दो, यानी खत्म कर दो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो जो रेज होगा बेटा, जो रेज होगा वो ओल्ड पीएसआर में होगा। कैसे होगा बेटा? ओल्ड पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर हम राइट ऑफ करेंगे तो हम इसको न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे। जैसे अगर हमने अभी जो पिछला क्वेश्चन किया, इस वाले क्वेश्चन की बात करें, इसी को हम बेस बना करके आगे एग्जांपल्स कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना बेटा? तो अब क्या करेंगे, हमारा जो ओल्ड रेशियो है वो है 1:1 का, और जो न्यू रेशियो है वो ये है। ठीक, और सैक्रिफाइसिंग गेनिंग तो आपको मैंने एक बार करके दिखाई दिया है, ये वाला। तो अब 1,40,000 अगर आपकी पूरी गुडविल है तो हम पूरी की पूरी गुडविल 1,40,000 रुपए यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और रेज करेंगे, गुडविल बढ़ी और कैपिटल भी बढ़ा दो अब। ठीक है, क्योंकि असेट बढ़ती है तो लायबिलिटी भी बढ़ती है। अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी ना कि हर चीज के दो इंपैक्ट पड़ते हैं और वो भी इक्वल पड़ते हैं। तो अब पार्टनर कौन है? ए और बी। तो ए और बी, ओल्ड रेशियो क्या है? 1:1। तो क्या हो जाएगा? 70,000 और 70,000 रुपए इनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? अब बात करते हैं गुडविल को खत्म करना है, पूरी गुडविल खत्म हो जाएगी। देखो फर्क क्या आ रहा है, फर्क क्या आ रहा है कि इस मेथड के अंदर जब हम गुडविल अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो हम पूरा का पूरा जो गुडविल का अमाउंट है उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम पूरी गुडविल में से जो सैक्रिफाइस्ड पोर्शन है उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है इन दोनों में, लेकिन इंपैक्ट दोनों का सेम आने वाला है। तो यहाँ पे अब असेट घटी तो कैपिटल भी घटा दो ए और बी की। कैसे घटेगी भाई? क्या रेशियो था? 4:3 का रेशियो था। 4:3 का रेशियो था। तो अगर मैं 1,40,000 को 4/7 करूं तो क्या आ जाएगा? 20,000 आया, 20 और 4 80,000। तो इसका 80,000 आ गया और इसका 60,000 आ गया। अब देखो गुडविल से तो गुडविल पूरा पूरा कैंसिल हो रहा फुल अमाउंट, लेकिन अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो देखो हुआ क्या है कि जो ए है वो ए डेबिट हुआ है 80,000 रुपए से, यानी जो गेनिंग पार्टनर है वो 80,000 रुपए से डेबिट हुआ है, और उसको पैसा मिला कितना है? पैसा मिला है 70,000 और उससे ले लिया 80,000। तो इसका मतलब क्या, ये अमाउंट जो डेबिट हुआ है गेनिंग पार्टनर ये ए है, और जो बी है देखो ध्यान से, बी को 70,000 दिया, उससे 60,000 लिया, यानी उसके पास अभी भी 10,000 रुपए बचे हैं, यानी उसको कंपनसेशन मिल गई 10,000 रुपए की। तो देखो दोनों मेथड से सेम इंपैक्ट आ रहा है, लेकिन सीबीएसई का प्यारा वाला कॉन्सेप्ट क्या है? ये है। तो पेपर में आया तो ये कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप अच्छे समझा दिया, पूरा एकदम डिटेल में बता दिया। तो भाई क्वेश्चन तो बनता है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है तो भाई करके दिखाएंगे। आप लोग मेरे साथ है ना, जय और राज, दो पार्टनर, 3:2 का रेशियो है। With effect from 1st April 2018 they decided to share profit equally। ठीक है, तो इक्वली प्रॉफिट क्या कहते हैं? हुआ मतलब डिसाइड किया भाई अब से 1:1 होगा, पहले 3:2 था। गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स। अब बेटा गुडविल, अब एक नई चीज सिखाऊंगा जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ नहीं बताई। अगर ये तो जो हम बात कर रहे हैं एग्जिस्टिंग गुडविल है, लेकिन अगर सॉरी ये जो हम बात कर रहे हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल है जो बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाई जा रही। लेकिन अगर हम बात करते हैं बैलेंस शीट के अंदर कोई गुडविल है तो उसका क्या करेंगे? तो बेटा उसको हम ओल्ड पीएसआर में राइट ऑफ कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? हम उसको ओल्ड पीएसआर में राइट ऑफ कर देंगे। अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है जो बैलेंस शीट में दिखाई जाती है
उसको ओल्ड PASR में खत्म कर देंगे, यानी राइट ऑफ कर देंगे। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? इसकी जनरल एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे यही दे रखा है कि 25,000 रुपये आपको बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है गुडविल, तो इसको तो निपटाएंगे। इट वॉज वैल्यूड, देखा गया, वैल्यू निकाली गई तो 1,00,000 रुपये हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इसकी एडजस्टमेंट होगी। दे डिसाइड टू कैरी गुडविल इन द बुक्स ऑफ द फर्म, पास द जर्नल एंट्री गिविंग इफेक्ट टू द अबव। चलो इस लाइन को पहले तो इग्नोर करते हैं, क्योंकि मैं आपको नॉर्मल सिचुएशन देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो 25,000 को ओल्ड PSR में राइट ऑफ कर दो, तो हमारी जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको राइट ऑफ करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक मिनट, कौन है? राज है ना, जे और राज, जेएस कैपिटल अकाउंट, डेबिट, और राज कैपिटल अकाउंट। टू गुडविल अकाउंट। कितनी गुडविल है बेटा? 25,000 रुपये आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल है। इसको 3-2 के रेशियो में बांटेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 15,000 और 10,000। जिन बच्चों को बेटा इस बेसिक मैथमेटिक्स, इस बेसिक कैलकुलेशन में दिक्कत है, उनको मैं बता देता हूँ। 25,000, 3 और 2 5, और क्या है? रेशियो 3 है, तो 3/5 से मल्टीप्लाई करा, किसके लिए? जय के लिए। तो 5 पे जाएगा, 5,025, और 5,000 इंटू 3 यानी 15,000। बात समझ में आ रही है? और फिर 15 इसके हो गए तो 10 इसके बचे। तो एक तो हमने ये एग्जिस्टिंग गुडविल की बात कर ली, इसका ट्रीटमेंट हो गया। अब देखो, अगर हम पहले मेथड से जाते हैं कि अगर हम जो 1,00,000 रुपए को एडजस्ट करना चाहते हैं, और वो किस बेसिस पे कर रहे हैं, हम अगर कैपिटल अकाउंट ओपन करके कर रहे हैं, तो भाई हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का यूज करके करना पड़ेगा, तो इसलिए उसको कैलकुलेट करेंगे। अगर हम उसको रेज और राइट ऑफ यानी सेकंड मेथड से करने वाले हैं, यानी हम गुडविल अकाउंट ओपन करने वाले हैं, तो हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो की जरूरत नहीं है, हमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो की जरूरत है। ठीक है, तो मैं आपको क्या करके दिखाता हूं, मैं सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकाल करके फर्स्ट मेथड से करके दिखाता हूं, दूसरे मेथड से आप करेंगे। ठीक है, चलो भाई, तो पहले सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। जय और राज का ओल्ड रेशियो क्या है? 3/5 और 2/5। न्यू रेशियो क्या है? 1/2 और 1/2। एलसीएम आया 10, ये हो गया 6 और ये हो गया 5, ये हो गया 1/10। ठीक है, पॉजिटिव आंसर आया सैक्रिफाइस। फिर करते हैं, इसका भी एलसीएम आया 10, ये हो गया 4, ये हो गया 5, माइनस में आंसर आ रहा है, नेगेटिव आंसर आया, दैट मीन्स ये गेन है। तो अब क्या करेंगे? गुडविल का 1,00,000 रुपए लेंगे, गुडविल का 1,00,000 रुपया, और इनटू में सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो यानी 10,000 रुपये। तो ये जो एडजस्टमेंट करेंगे वो 10,000 रुपये से करेंगे, और सैक्रिफाइस जो गेन कर रहा है उसको डेबिट कर दो, राज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जय's कैपिटल अकाउंट। जय क्या कर रहा है बेटा? सैक्रिफाइस कर रहा है, इसको तो कंपनसेशन मिलेगी 10,000 रुपए की। बात समझ में आ रही है? ये रहा आपका आंसर। आई होप इजी है, आसान है, समझ में आ रहा है। कंसेप्ट क्लियर करते करते हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन भी कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि सर आपको प्रैक्टिस सेशन शुरू कर देने चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताएं, आपके लिए वो भी आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, तो अब क्या है कि भाई देखो, और गुडविल हो गई, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो हो गया, अब हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं PSR को, ये बात तो तय है। चेंज इन PSR इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं। तो इससे पहले हमारे पास कुछ अगर प्रॉफिट्स रखे हुए हैं जो हमने बांटे नहीं है, कोई लॉस रखा हुआ है, या फिर हमारे पास कुछ रिजर्व रखा हुआ है, तो भाई ये पुरानी मेहनत है, पुराने PSR को सोच करके ही हमने मेहनत करी है, इस पे उस एफर्ट लगे, तो इसको अब हम इस डेट पे ही बांट लेंगे, किस रेशियो में? ओल्ड PSR में। ठीक है, तो बस देखो, रिजर्व एक लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी को अगर हम बांटेंगे तो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, लाइबिलिटी खत्म होगी तो डेबिट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया है, दैट मीन्स वो प्रॉफिट है।
अगर अगर हमें डेबिट बैलेंस दिया दैट मीन्स वो क्या है, लॉस है। अच्छा ये गलत टाइप हुआ है, पहले भी शायद ये बच्चों को सामने आ गया था, हाँ ठीक है। तो रिजर्व लाइबिलिटी बांटेंगे तो कम होगी तो क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट अगर हम आपको गिवन है तो वो भी हमारे कैपिटल में जाता है, लाइबिलिटी नेचर का है, तो खत्म होगा तो डेबिट करेंगे। और ये जब बांटा जाएगा तो इनकी कैपिटल बढ़ जाएगी पार्टनर्स की, सभी पार्टनर्स की जो भी अभी तक है कैपिटल या करंट अकाउंट, और ये कैसे जाएगा बेटा, ओल्ड रेशियो में जाएगा। अब अगर हम लॉस की बात करें, लॉस है, लॉस अगर कैपिटल में डाला जाएगा तो दैट मीन्स कैपिटल कम हो जाएगी, करंट अकाउंट कम हो जाएगा, कम होता है तो डेबिट करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही लॉस हो गया या कोई दूसरा लॉस है, रिजर्व है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो भी एक तरह का लॉस है, वो यहाँ पे आ जाएगा। और ये बात हमेशा 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 ध्यान रखनी है कि ये सारी चीजें कैसे होंगी बेटा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होंगी। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ, लेकिन उससे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आता है, वो पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक। तो अब देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक सिलेबस में आपको रिजर्व दिया हुआ है, 2 रिजर्व दिए। पहला ये है, ये एक ऐसा रिजर्व है जो वर्कमैन को कंपनसेट यानी उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए दिया जाता है कि काम के दौरान अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो जो एम्प्लॉयर है वो क्या करना चाहता है भाई, वो इलाज करेगा, ऐसी पॉलिसी है, इलाज करने के लिए पैसे देगा, तो भाई उसके लिए हमने रिजर्व पहले से ही बना रखा है। तो अब इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई आपका WCR मान लो 10,000 रुपये का है और आपका क्लेम भी 10,000 रुपये का आया। अब अगर कुछ भी क्लेम नहीं आता तो ये रिजर्व ओल्ड PSR में बांटा जाता है, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा है। लेकिन अगर अब अभी हम बात करते हैं तो WCR हमारा 10,000 रुपये है और क्लेम भी 10,000 रुपये है, तो भाई जिसके लिए बनाया था उस तक पहुंचा दो, बात खत्म हो गई। तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में चला जाएगा, या फिर हम सीधे सीधे बोले टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है। स्टाइल अपना अपना, लेकिन बात क्लेम तक ही पहुंचनी चाहिए। अब कुछ बचा नहीं तो भाई बटेगा भी नहीं। अब बात करते हैं कि आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है बेटा, 10,000 रुपये है, लेकिन इस बार जो आपका क्लेम आया वो कम आया, मान लो 8,000 रुपये आया कि भाई हड्डी वड्डी टूटी लेकिन सिर्फ 8,000 रुपये का खर्चा हुआ, तो भाई 10,000 तो पूरे के पूरे जाएंगे ही, क्लेम में 8,000 जाएंगे, लेकिन बाकी जो 2,000 रुपये बचेगा बेटा वो आप ओल्ड PSR में पार्टनर्स की कैपिटल में डाल देंगे, ओल्ड PSR ऑल पार्टनर्स, है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं एक और केस की कि आपके पास 10,000 रुपये का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, लेकिन आपका जो क्लेम आया इस बार 15,000 रुपये आया, मतलब चोट कुछ ज़्यादा लग गई, हॉस्पिटल का खर्चा कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो उस केस में क्या है कि देखो रिजर्व तो हमारा 10,000 था, 10,000 ही खत्म होगा रिजर्व में से, अब एक्स्ट्रा तो है ना गड्ढा खोद के पैसा निकाल नहीं लेंगे, लेकिन बाकी जो 5,000 वो कहाँ से आएंगे, आपकी एक लाइबिलिटी थी जिसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, आपने सोचा तो 10,000 रुपये की लाइबिलिटी रहेगी, लेकिन आपकी जो लाइबिलिटी एक्चुअल में आई वो 15,000 की आई, तो आप इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे जो अभी आप सीखने वाले हैं, ठीक है। तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट से 5,000 निकाले जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, और तब जाकर के ये पूरे 15,000 रुपये प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में चले जाएंगे। अब बेटा जब रीवैल्यूएशन डेबिट होता है, जब रीवैल्यूएशन डेबिट होता है, समझ जाओ कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, ऑब्वियसली नुकसान हुआ है कि 10,000 की तैयारी थी लेकिन 15,000 का क्लेम आया कि भाई मेडिकल का खर्चा, हमारे एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हुआ था तो हमें 15,000 रुपये देने पड़ गए, यानी 5,000 रुपये हमारे प्लानिंग के हिसाब से ज़्यादा देने पड़ गए, तो इसलिए ये तो खर्चा ही है, लॉस है, लॉस। अब ये रिवैल्यूएशन का जो लॉस आएगा उसका भी कुछ होगा, और उसका क्या होगा बेटा, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ओल्ड PSR में डाला जाएगा 5,000 रुपये, ठीक है, ओल्ड PSR में। तो अल्टीमेटली जाना तो भाई नुकसान हो या फायदा हो ओल्ड PSR में जाएगा ही जाएगा, पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट में। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। और अगर आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को देखेंगे तो ये भी ऑलमोस्ट वैसा वैसा ही फील कराएगा आपको। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम प्यार से क्या बोलेंगे, IFR। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट मतलब चेंज होते रहना, कम ज्यादा। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्यादा हो जाती है फिर तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कम होती है ये टेंशन वाली बात है। तो उसके लिए हमने रिजर्व बना लिया कि जब वैल्यू फॉल करेगी तब हम इस रिजर्व से उस फॉल को, उस नुकसान को हैंडल करेंगे। तो हमें लगता है कि भाई हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख रुपए की है, मतलब लगता नहीं है, ये तो खैर फैक्ट है कि 1 लाख रुपए की मान लो आपके पास इन्वेस्टमेंट है, अब इसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है, तो हमें लगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये का नुकसान हो सकता है, इससे ज़्यादा थोड़ी होगा, और जो वैल्यू में फॉल है वो भी 20,000 रुपये आ गया। तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरी तरह से यूज़ हो जाएगा, कहाँ पे, इन्वेस्टमेंट में यूज़ हो जाएगा कि 20,000 रुपये का रिजर्व था, अब भाई 20,000 रुपये का डाउनफॉल आया तो 20,000 पूरे खत्म हो गए, और वो कहाँ पे एडजस्ट हो गए बेटा, जब इन्वेस्टमेंट एक एसेट कम होती है तो वो तो क्रेडिट होगी ही ना 20,000 रुपये से,
तो ये नुकसान कहाँ पे जा रहा है बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर 20,000 रुपये का आपका IFR है और आपका जो वैल्यू यानी 1 लाख रुपए की चीज़ मान लो अब 90,000 रुपये की रह गई, दैट मीन्स फॉल कितने का आया बेटा, 10,000 रुपये का आया। अब 10,000 रुपये का आया फॉल, तो 20,000 तो पूरे जाएंगे क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है। अब 10,000 रुपये वैल्यू गिरी तो वो उधर जाएगी, और अब बाकी जो 10,000 बचे वो तो हम बांटेंगे ना बच्चों में, मतलब बच्चों में कह रहा हूँ पार्टनर्स में। कैसे बांटेंगे, पार्टनर्स में, ओल्ड PSR में बांटेंगे, पार्टनर की कैपिटल में ओल्ड PSR में लेकर के जाएंगे। तो आपको पिछला WCR जो आपने पढ़ा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग दे रहा होगा, ऑलमोस्ट वैसा ही है। अगला केस भी वैसा ही आपको फील होगा कि 20,000 रुपये आपका IFR है, मान लो आपकी जो फॉल आया वो मान लो 23,000 रुपये का, 23,000, कि अभी 1 लाख की नहीं, ये अब 1 लाख की जगह ये 77,000 की हो गई, तो ये तो टेंशन वाली बात है। तो हमारे पास तो भाई 20,000 ही है IFR में, तो अब वैल्यू चेंज हुई है तो बेटा फिर से क्या खुलेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना, 3,000 रुपये का, और इन्वेस्टमेंट 23,000 रुपये से पूरी की पूरी गई। अब मैंने आपको बताया कि जब जब रिवैल्यूएशन डेबिट होगा दैट मीन्स वो लॉस है, और लॉस होगा तो कहाँ जाएगा, लॉस है तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में 3,000 रुपये डाला जाएगा। समझ में आ रही है बात। और ये कैसे जाएगा बेटा, ये भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएगा। आई होप एवरीथिंग इज बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। अब पॉइंट ये आता है कि सारी गलत गलत बातें है ना, मनहूस बातें सर आपने बता दी, क्या कभी भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं बढ़ सकती, और बढ़ सकती है तो फिर कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, तो उसको देखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में हम पढ़ेंगे कि इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि अगर मार्केट वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्या होगा, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, मार्केट वैल्यू इंक्रीज होती है तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हमारा 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है तो हमें उसकी जरूरत नहीं है, वो हम पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ओल्ड PSR में बांट देंगे, ठीक। फिर अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है तो इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट होता है। मान लो 5,000 रुपये से वैल्यू बढ़ गई तो सिर्फ 5,000, 1 लाख की थी, 1 लाख की थी और वो 1,05,000 रुपये की हो गई, तो 5,000 इंक्रीज हुआ तो 5,000 डेबिट कर देंगे। और अब देखो जब वैल्यू गिरती है तो भी रिवैल्यूएशन आ रहा था, अब वैल्यू बढ़ेगी तो भी रिवैल्यूएशन आएगा, भाई लड्डू भी तो इसी को मिलने चाहिए। अब रिवैल्यूएशन डेबिट नहीं क्रेडिट है, और डेबिट होता तो लॉस है, और अगर अब रिवैल्यूएशन क्रेडिट है इसका मतलब ये फायदे वाली बात है, और ये फायदा भी अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाला जाएगा, ये वाला फायदा। अब रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया ये 5,000 का, ये 5,000 रुपये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, कैसे, ओल्ड PSR में। ओके तो आई होप आप लोगों को अच्छे से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व कैसे होते हैं, गुडविल समझा दिया है, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो समझा दिया है। अब ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन। ओके, XYZ 3 पार्टनर है, 5-3-2 का रेशियो है, XYZ 3 पार्टनर है, 5-3-2 का रेशियो है। They decided to share future profit and losses in the ratio of 2-3-5। कह रहे हैं कि भाई पहले 5-3-2 था, अब 2-3-5 करेंगे। They also decide to record the effect of the following accumulated profit loss reserve। तो इन्होंने कहा भाई प्रॉफिट लॉस रिजर्व जो भी अपने पास पहले पड़ा है विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू बाय पासिंग सिंगल एंट्री, ठीक है। अब इसका अलग कंसेप्ट है कि अगर हम बुक वैल्यू को नहीं छेड़ना चाहते, लेकिन अभी हम इस बात को नॉर्मल रखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू को भी हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दोनों तरीके से करके दिखाते हैं, अभी टाइम हमारे पास है या नहीं है, चलो थोड़ा तो है। तो अगर हम नॉर्मल सिनेरियो की बात करें तो भाई आपका जो 6,000, 24,000 और 12,000 आपको क्या दे रखा है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये एक तरह का लॉस है, इसको हम बांटेंगे, ठीक है। अभी हम इस बात को इग्नोर कर रहे हैं विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, क्योंकि अगर हम इसको करेंगे तो जो अभी हमने पढ़ा उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे हम सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, और नेट इंपैक्ट का हम सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो को कैपिटल में एडजस्ट करेंगे। सर क्या बोल दिया, इसका क्वेश्चन हम अलग से करेंगे, अभी फिलहाल जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके बेसिस पे हम लेकर चलते हैं क्वेश्चन, ठीक है। लाइन एक्स्ट्रास को हटा दिया है मैंने, ठीक है। तो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस 6,000 और 24,000, इसको बांटो, तो बांटो, तो जनरल रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 6,000 और 24,000, टोटल 30,000 रुपये, 2x कैपिटल अकाउंट
टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। अब 30,000 को हम कैसे ओल्ड पीएसआर में बांटेंगे? ओल्ड पीएसआर हमारा 5-3-2 है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है न्यू रेशियो से। तो 30,000 को 5-3-2 में बांटना है। 30,000 5-3-2 यानी टोटल 10 है, 5 निकाला 0 0, क्या गया 15,000 आ गया। तो एक्स को क्या मिलेगा? 15,000 रुपये मिलेगा। 5 फिर 3 से गुणा करूंगा तो 9,000 रुपये, और 2 से गुणा करूंगा तो 6,000 रुपये। तो इस तरह से बांटा जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। अब एक और जर्नल एंट्री होगी जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम बांटेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है हमारा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट एक तरह का लॉस है 12,000 रुपये का। तो लॉस बांटेंगे तो कैपिटल डेबिट हो जाएगी, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 12,000 रुपये। 12,000 को 5/10 करूंगा तो 6,000 आएगा। ठीक है, और 3 से करूंगा तो 3,600 रुपये आएगा, और 2 से करूंगा तो 2,400 रुपये आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है, समझ में आ रहा है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, चैप्टर क्लोज हो जाएगा इसके बाद। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी हमें क्यों करना पड़ता है उसके बारे में हम बात करते हैं। ये इसलिए हमें करना पड़ता है क्योंकि कि आपने जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज किया, मान लो इस डे पे किया, तो आपने जब से अपनी एसेट्स खरीदी हुई है, लायबिलिटीज हैं, उनमें चेंजेस आते रहते होंगे। आपने 10 साल पहले जो बिल्डिंग मान लो 20 लाख रुपए की खरीदी थी, आज वो मान लो 50 लाख की है, तो वो 30 लाख का जो प्रॉफिट है वो कैसे, किसका हक बनता है? तो भाई देखो, अगर यहाँ से पहले की बात करें तो हम जो बिजनेस करते थे, जो भी हमारे पार्टनरशिप चलती थी, वो हमारे ओल्ड रेशियो के हिसाब से चलता था। चेंजेस आएंगे, प्रॉफिट्स होंगे, तो वो फ्यूचर पे हम नहीं छोड़ सकते। अगर आज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो हमें उसको ओल्ड पीएसआर के हिसाब से ही चेंज करना पड़ेगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट खुलता है इसके लिए, या फिर हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खोलना है, और जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आई होप क्यों हो रहा है ऐसा वो मैंने आपको बताया, ओल्ड पीएसआर में क्यों हो रहा है वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए तो अब इसकी कुछ एंट्रीज देख लेते हैं, एंड दिस इज द लास्ट सांसें ऑफ दिस चैप्टर। और बाकी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको बाकी वीडियोस आई बटन में मिल जाएंगी, तो उसको चेकआउट जरूर करें। तो असेट अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो देखो असेट इंक्रीज हुई, जैसा अभी हमने एक क्वेश्चन लिया था जिसमें जो एग्जांपल लिया था कि 1 लाख से 1,05,000 हो गई, तो हमने सिर्फ क्या लिया था, सिर्फ 5,000 जो बड़े हैं वो लिखे थे। ठीक है, तो इंडिविजुअली मान लो स्टॉक बढ़ा, फर्नीचर बढ़ा, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी, तो हम अलग अलग लिखेंगे, एक साथ कंबाइंड नहीं लिखेंगे। असेट मान लो बिल्डिंग बढ़ी 30 लाख रुपए, तो हमने 30 लाख डेबिट किया। स्टॉक अगर 5,000 रुपये से बढ़ा तो हमने 5,000 स्टॉक डेबिट करा, तो अलग अलग डेबिट होंगे वो सारे के सारे, इसलिए यहाँ पे लिखा है इंडिविजुअली। ठीक है, असेट इंक्रीज हो रही है, असेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसलिए असेट अकाउंट डेबिट होगा, और असेट इंक्रीज होने से ये हमारा फायदा हो रहा है, और रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है जब फायदा होता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। अब अगर हमारी असेट डिक्रीज हो रही है, तो असेट डिक्रीज होती है तो हम क्रेडिट करते हैं, और रिवैल्यूएशन हमारा लॉस शो कर रहा है डेबिट में होकर के, है ना। अब बात करते हैं लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो ये भी हमारा नुकसान है, और अगर हमारा नुकसान है तो वो डेबिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, और लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, ये आपने डेबिट क्रेडिट का रूल में सीखा हुआ है। इसका उल्टा क्या होगा, लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। लायबिलिटी डिक्रीज होगी ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारा लोन माफ हो गया, मान लो बैंक ने बोला रहने दो, तुम पैसे मत दो, हमें नहीं चाहिए, होता नहीं है वैसे, तो सोचो ये तो अच्छी बात है, हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी कम होती है डेबिट होता है, और लोन माफ हो गया या कोई लायबिलिटी खत्म हो गई, तो इसका मतलब क्या, ये तो हमारे फायदे की बात है, और फायदा जब होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। देखो बार बार मैं इस चीज को रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठे और बार बार आप ऐसी कोई गलती ना करें। जितना आप रिपीट करोगे, बोलोगे, आपके कान में जाएगा, आपके दिमाग में फिट होगा। चलो, अब मान लो कि आपकी एक असेट है जो आपको नहीं पता, आपने बैलेंस शीट में नहीं लिखी हुई, आपको पता ही नहीं था, अनरिकॉर्डेड असेट,
तो उसकी फुल वैल्यू को हम अगर मान लो दिख जाएगी तो हम उसकी फुल वैल्यू को रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे। फुल वैल्यू को हम उस अकाउंट रिवैल्यूएशन में डाल देंगे। और मान लो आपके घर में आईफोन था, आपको पता ही नहीं था, मिल गया, अब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया, तो उसकी वो तो जीरो था ना आपके लिए, आपने उसकी पूरी वैल्यू चेंज हुई, मतलब जो चेंज आया वो जीरो से लेके जो भी आप उस असेट की वैल्यू उतना आया। अब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, मैं हर बार इसके लिए गाना गाता हूँ, ठीक है, राहों में चलते मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। तो आप भाई रास्ते में जा रहे थे, किसी ने रोक के बोला भैया तुमसे पैसे लेने कब दोगे, हमें ध्यान ही नहीं था, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, हमारी बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर के नाम पे लिखा ही नहीं था उसका नाम, तो भाई अब लिखना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है एक तरह से पूरी की पूरी फुल वैल्यू के साथ, क्योंकि ये तो थी ही नहीं। तो अब रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब जब भाई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में। और कैपिटल में जब प्रॉफिट आता है, कैपिटल इंक्रीज होती है, और कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और अगर रिवैल्यूएशन का लॉस आए, ये तो प्रॉफिट है, अगर लॉस आया तो कैपिटल या करंट अकाउंट कम हो जाएगा, और कम होगा तो डेबिट होता है। तो देखो, और ये दोनों ही चीजें, जब प्रॉफिट का लॉस, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आए या रिवैल्यूएशन का लॉस आए, दोनों ही ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट होंगे पार्टनर्स की कैपिटल में। ओके, आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज समझ में आ गई। इसका क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, टेंशन मत लो, आई बटन में वीडियो है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेडिकेटेडली अलग से पढ़ाया है, उसके अंदर हमने क्वेश्चंस भी करे हैं, तो उसको जाकर देखिए, आपके ज्ञान की प्राप्ति होगी और आपको बहुत मजा आएगा। तो हमने इस तरह से पूरा का पूरा खत्म किया ये। अच्छा, एक चीज और है, रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस समझाने रह गए थे, वो भी देख लेते हैं। रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस की अगर हम बात करते हैं, अब सबसे पहले सर चीज आती है कि रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस क्यों होगा। भाई रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस इसलिए होगा कि अगर बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है तो मुझे कैसे पता, मेरा काम थोड़ी है, मैं एक्सपर्ट थोड़ी हूँ बिल्डिंग के मामले में। आर्किटेक्चर्स, जो आर्किटेक्ट होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, या बिल्डर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनको ज़्यादा पता होता है। तो हमें रिवैल्यूएशन का खर्चा देना पड़ता है वैल्यूएशन निकालने के लिए किसी भी चीज़ की, ठीक। तो अब अगर रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, हम किसी पार्टनर को बोल रहे हैं कि भैया तुम करवा लो, तुम्हें हम पैसा देंगे, उनको पैसा दिया तो उनकी कैपिटल इंक्रीज हो गई, और जो पैसा दिया वो हमारे लिए एक्सपेंस है रिवैल्यूएशन का। बॉट बाय पार्टनर कहता है कि रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस मैं देख लूंगा, तुम अपने सर पे मत लो, लेकिन फर्म ने फिर भी पे किया, तो फर्म का पैसा कम हुआ, और ये बोल रहा था कि मैं पैसा दूंगा, लेकिन पैसा तो इसने दिया, तो पार्टनर का खर्चा था, उस पार्टनर की कैपिटल को कम कर दो डेबिट करके। फिर आता है इनकर्ड एंड पेड बाय द फर्म, कि फर्म कह रही है तुम रहने दो, मेरा ही खर्चा है, मैं ही पे करूंगी। तो फर्म का खर्चा फर्म पे करेगी, तो फर्म का खर्चा है तो पैसे जा रहे हैं, तो कैपिटल कैश कम हो रहा है, तो क्रेडिट करेंगे। और रिवैल्यूएशन हमारा भाई एक्सपेंस है तो लॉस है, एक्सपेंस हमारे लिए घाटा ही तो है, और वो डेबिट हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो बस यही तो सिंपल सी चीज़ें हैं, शक्ल ऐसी होती है अकाउंट की, सारे अकाउंट्स की ऐसी ही शक्ल होती है भाई। तो हमेशा ध्यान रखना, डेबिट साइड में सारी बकवास चीज़ें आएंगी कि एसेट की वैल्यू कम हो गई, अच्छा नहीं लगा, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी तो ये तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा, रिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ठीक है। कोई रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस हो गया तो वो भी अच्छा नहीं लगा, बेकार बातें भाई ये, ठीक। अब क्रेडिट साइड पे आ जाओ, असेट की वैल्यू बढ़ गई तो मजा आ गया, ठीक है, लाइबिलिटी घट गई तो मजा आ गया, अनरिकॉर्डेड असेट मिल गई तो बहुत ज्यादा मजा आ गया। और अगर हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा, और अगर डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो यहाँ पे लॉस आ जाएगा। दोनों में से एक ही आएगा, ये बात ध्यान रखना, और जो भी होगा वो ओल्ड पीएसआर में बंटवारा होगा। तो आप लोगों को अगर ये सेशन अच्छा लगा तो आप क्या करने वाले हैं आपको पता ही होगा, एक लाइक बनता है भाई हमारे सबके एफर्ट्स के लिए, पूरी टीम के लिए। एंड सब भाई एक बात ध्यान रख लो, इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम पहुंचाना है हर किसी को, जो भी बच्चा क्लास 12th की तैयारी कर रहा है, और अगर CUT की भी तैयारी कर रहा है, उसके लिए डिटेल में एक क्या कहते हैं वन शॉट है ये, तो उसको फ़ायदा ज़रूर होगा। एंड कमेंट करके फीडबैक ज़रूर बताएं, क्या ये चैप्टर आप लोगों के लिए मैंने और आसान किया या नहीं किया, आप लोगों का क्या फीडबैक है, मैं पर्सनली पढ़ूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और कोई प्रॉब्लम है और कुछ चाहते हो तो सब कुछ कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, आपका कमेंट बॉक्स है, है ना। और नए आए हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो इसलिए आप मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।